अलीज़ा टॉक के मुअज़्ज़िज़ सामईन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, आज आपको आदिल और सना और उनसे मुंसलिक रिश्तों की कहानी सुनाने लगी हूँ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। ये सर्दियों की एक ठटरी शाम थी। बर्फ कुछ इस अंदाज से गिर रही थी गोया फलक से नूर की बरसात हो रही हो। बर्फ का पहाड़ों पर गिरना, दरख्तों का सुकूत और पुरकशिश चांदनी, इन सब अनासिर ने मिलकर माहौल को एक तिलिस्मी जजीरे का रूप अदा कर दिया था। उन दिनों आदिल की ड्यूटी वहां लगी हुई थी। वो सिगरेट के कश लगाते बड़े पुरसुकून अंदाज में गश्त करते हुए मोड़ काट रहे थे कि उनको एहसास हुआ कि माहौल इस कदर तन्हा भी नहीं है। यहाँ कोई और भी मौजूद है जिसकी सांसों की महक ने इर्द गिर्द की खामोश फजा को मुअत्तर कर दिया है। वो सैर को आने वाली एक लड़की सना थी। आदिल के साथ ये बड़ी दिक्कत थी कि ड्यूटी का वक्त खत्म हो जाने के बावजूद वो उस वक्त तक अपने ठिकाने पर लौट कर नहीं आते थे जब तक कि सुनसान सड़कों पर टहलने वाला एक भी शख्स मौजूद रहता था। दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि उनको आवारागर्दी का जुनून था। घर वालों के मना करने के बावजूद वो ड्यूटी के बाद भी गश्त करते रहते और देर से घर लौटते थे। अचानक आदिल के सामने एक गाड़ी नमूदार हुई और उन्हें क्रॉस करते हुए गुजर गई, लेकिन उसकी तेज लाइटों की वजह से आदिल की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। बस इस कदर अंदाजा हुआ कि वो गाड़ी सामने वाले रेस्ट हाउस की तरफ गई है। ये रेस्ट हाउस काफी दिनों से वीरान पड़ा था। उसके बारे में मशहूर था कि यहां से रात को रोने की आवाजें आती हैं। गाड़ी को रेस्ट हाउस की जानिब देखकर आदिल के दिल में ख्याल आया कि जरूर यहां कोई ठहरा हुआ है। तजस्सुस के जज्बे ने सर उठाया और वो इसी सम्त चल दिया। रेस्ट हाउस तक पहुंचते पहुंचते बर्फबारी तेज हो गई और वो बरामदे में आ गया। अपना ओवरकोट और टोपी उतार कर झाड़ने लगा। फिर उसने कोट की जेब में हाथ डाला, सिगरेट निकाल कर मुंह में दबाया। अब वो माचिस तलाश कर रहा था। अचानक करीब ही हल्का सा शोर बुलंद हुआ। वो चौंक उठा और गरजदार आवाज में पूछा, कौन है? फजा की सुकूत को उसकी भारी आवाज ने लर्जा दिया। जवाब मिला, मैं हूं साहब, असगर खान, चौकीदार। आदिल के मुंह से ये अल्फाज निकले। तुम यहां क्या कर रहे हो? ये एक निहायत ही नामाकूल सवाल था। जाहिर है चौकीदार चौकीदारी कर रहा था। मैं चौकीदारी के लिए अभी थोड़ी देर पहले आया था। लेकिन आप यहां इस वक्त क्या कर रहे हैं? बर्फबारी शुरू है और आप अभी तक घर नहीं गए? बताता हूं, तुम अंदर चलो। दोनों उस कमरे में आ बैठे जहां उन्होंने बैठने का ठिकाना बनाया हुआ था। ये छोटा सा कमरा था जिसमें अंगीठी दहक रही थी और कमरे में आते ही खुशगवार हरारत का एहसास होता था। आपको सब्ज चाय पिलवाऊं? चौकीदार ने पूछा। साथ ही उसने अंगीठी पर केतली रख दी। ऐसे सर्द मौसम में ये गर्म मशरूब एक नेमत से कम नहीं होता। इसका मजा तो वही जाने जो गिरती बर्फ के बीच रहते हैं। आदिल को कुर्सी पेश करते हुए चौकीदार ने पूछा, आप ठेकेदार ताहिर साहब के भाई हैं ना? हाँ, तुमने ठीक पहचाना। मैंने अक्सर आपको ड्यूटी करते इस तरफ देखा है। एक बात पूछूं साहब, आप अक्सर इस रेस्ट हाउस की जानिब आकर यहां रुकते हैं, इसकी वजह क्या है? इस जगह से मेरी कुछ यादें वाबस्ता हैं। शायद तुम्हें याद हो, आज से चंद साल पहले इस रेस्ट हाउस में एक फैमिली आकर ठहरी थी। उस फैमिली में एक शरारती सी लड़की भी थी। उसका नाम सना था। उन दिनों भी ऐसा ही मौसम था। मौसम की पहली बर्फबारी हुई थी और ये लोग बर्फबारी देखने आए थे। मैं शाम को तकरीबन 9-10 बजे घर जा रहा था। मैंने देखा मोड़ पर लड़की बर्फबारी से परेशान है। वो चलकर रेस्ट हाउस तक जाना चाहती थी, मगर सर्दी की वजह से उसकी हिम्मत जवाब दे गई और वो वहां मोड़ पर बेबस सी बैठ गई। मैंने उसके करीब अपनी गाड़ी रोक ली और पूछा, क्या बात है? तो उसने कहा कि मैं सैर के शौक में थोड़ा सा आगे चली आई और बर्फबारी होने लगी। मुझे अंदाजा नहीं था सर्दी इतनी बढ़ जाएगी और अब ऐसा आलम है कि मैं कदम भी नहीं उठा पा रही। वहां तक कैसे जाऊं? अगरचे रेस्ट हाउस ज्यादा दूर नहीं है,
लेकिन मुझ में वहां तक जाने की ताब नहीं है। गाड़ी में आ जाओ। मैंने दरवाजा खोल दिया और वो तवक्कुफ किए बगैर जल्दी से छलांग मारकर मेरी बराबर वाली नशिस्त पर बराजुमान हो गई। ये मेरी और उसकी पहली मुलाकात थी। यहां तक पहुंचकर आदिल को एहसास हो गया था कि वो जज्बात में बहकर यादों की बारात के पीछे निकल गया है। तभी उसने इस बात का सिलसिला खत्म करते हुए कहा, बस यार, इसके बाद की क्या बताऊं, तुम खुद समझदार हो। कुछ दिन ऐसे ही उसके साथ गुजारे जिनकी याद जहन से नहीं जाते। तभी इस रेस्ट हाउस की जानिब कभी कभी कदम उठते हैं और मुझे बीती यादें इस जगह ले आती हैं। चौकीदार से हमारे बड़े भाई की काफी शनासाई थी, लिहाजा आदिल भाई को भी उससे उनसियत महसूस होती थी। तभी अक्सर उसके पास सब्ज कहवा पीने की खातिर गपशप कर लिया करते थे। लेकिन भाई का असल मकसद वहां जाने का कुछ और था। शायद वो फैमिली कभी दोबारा उस रेस्ट हाउस में आकर ठहरे तो चौकीदार उन्हें मतला कर देगा, जिसकी आदिल को तलाश थी। वो जाते हुए अपना पता भी बता कर ना गई थी। भाई को यादों के भंवर में डूबने को अकेला छोड़ गई थी। जाते हुए अलबत्ता उसने एक रुका छोड़ा था जिसमें तहरीर था, मुझे उम्मीद है कि तुम बुरा ना मनाओगे। मेरे चंद दिन जो तुम्हारे साथ गुजरे उनको मैं कभी नहीं भुला सकती। यहां मुझे कंपनी देने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हारा सहारा लिया, क्योंकि अकेलेपन से इंसान को वहशत होती है, और मुझे तो और भी ज्यादा कि मैं भरे पूरे कुनबे में रहती हूं। बहरहाल, तुम्हारे साथ चंद दिन गुजरा वक्त मैं कभी नहीं भूल सकती। तुमने मुझे बोर नहीं होने दिया, बहुत शुक्रिया। जिंदगी में एक बार जरूर इधर आऊंगी, मेरा इंतजार करना। 4 साल आदिल ने सना का इंतजार किया और वो नहीं आई। तभी भाई ने समझ लिया कि वो नहीं आएगी। वो गुजरती हवा का एक महकता हुआ झोंका थी जो एक ही बार आता है, दिलो रूह को फरहत पहुंचाता है और गुजर जाता है। रफ्ता रफ्ता आदिल मायूस हो गए, मगर सना की याद को दिल से ना भुला सके। मरी में भाई का काम ठीक चल रहा था, लेकिन सना की याद से दिल अब उस जगह से बेजार हो गया था। उस रोज उन्होंने वापस जाने की ठान ली और नौकरी छोड़कर कराची चले गए। वहां उनको और अच्छी नौकरी मिल गई। कहते हैं लगन सच्ची हो तो उम्मीद जरूर बराती है। आदिल के दिल में सना की याद कुछ इस तरह जाग उसी थी कि एक लम्हे को भी वो उस लड़की को फरामोश ना कर सके। हर पल यही दुआ करते कि ए अल्लाह, एक बार मुझे सना से मिला दे। एक दिन आदिल तारिक रोड से गुजरे तो एक दुकान में उनको सना नजर आ गई। भाई की खुशी का ठिकाना ना रहा। वो दौड़ कर उसकी तरफ गए। जब सना ने उन्हें देखा तो वो भी खुशी से खेल उठी। दोनों बरसों बाद मिले थे। बीती बातें सब याद आ गई। सरसब्ज पहाड़ों और खूबसूरत घाटियों के बीच लगाए कह के सैर और फिर गरम गरम कॉफी और लुत्फ बातें सब याद आ गया। सना ने बताया कि मेरे वालिद साहब फौत हो गए तो हमारे हालात बहुत बदल गए। इस बायस हम दूसरी बार मरी की सैर को नहीं आए। खैर, दोनों ने इसको गनीमत जाना कि कुदरत ने एक बार फिर उनको मिला दिया था। मेरे भाई ने सना को बताया कि आजकल वो कराची में ही सर्विस करता है, तो वो खुश होकर बोली, फिर तो और भी अच्छा है, मेरे घर चलो, अम्मी तुमसे मिलकर खुश होंगी। वो आदिल को अपने घर ले गई। उसकी माँ भाई से मरी में मिल चुकी थी, इसलिए सभी खुश होकर मिले और आदिल भाई को रात का खाना खिलाया। अब आदिल को उस लड़की की असल जिंदगी का पता चला। गर्चे उसका बाप ऑफिसर था, मगर उसकी फौतगी के बाद उन माँ बेटी का कोई आसरा ना रहा था। 2 बड़े भाई थे जो उनको थोड़ा बहुत खर्चा देते थे और कुछ वालिद की पेंशन पर गुजारा चलता था। माँ को बेटी की शादी की फिक्र थी। भाई तो अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश थे। माँ चाहती थी कि उसकी जिंदगी में सना अपने घर की हो जाए। आदिल और सना फिर से मिलने लगे। उन मुलाकातों को रंग लाना ही था। दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। आदिल ने घर खत लिखा,
अम्मी जान, मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, आइए उसे देख लीजिए और रिश्ते की बात चला लें। जवाब में अब्बू ने बहुत सख्ती से खत लिखा कि अपने खानदान में एक से एक अच्छा रिश्ता मौजूद है, तो गैरों में रिश्ता करने की क्या जरूरत है। गर्ज हमारे वालिदैन रजामंद ना हुए तो आदिल ने घर वालों की परवाह ना करते हुए सना से शादी कर ली। उस शादी में सिर्फ लड़की की मां की मर्जी शामिल थी। उसके भाइयों को भी इल्म नहीं था कि उनकी बहन का आदिल से निकाह हुआ है। मां ने बाद में उनको मतला किया तो वो रुसवाई के डर से खामोश हो गए। कहा जाता है कि जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा गाजी। ऐसे ही कुछ मामला इधर भी था। दोनों एक दूसरे की चाहत में बंधे थे, लिहाजा अलहदा घर लेकर रहने लगे। जब हमें आदिल भाई की शादी का पता चला तो हमको बहुत सदमा हुआ। अम्मी तो बहुत परेशान हुई क्योंकि वो बेटे की शादी अपनी भांजी से करना चाहती थी। वालिद साहब तो सख्त नाराज थे। हम सब की उम्मीदों पर औस पड़ गई क्योंकि नाइमा हर लिहाज से अच्छी लड़की थी और हम सभी की आंख का तारा थी। खैर, उसके बाद हमारा आदिल से नाता ही टूट गया। सिर्फ बड़े भाई ताहिर से उसका राब्ता बरकरार था। उन्हीं के जरिए आदिल की खैर खैरियत मालूम हो जाती थी। इतना मुझे मालूम था कि भाई की अच्छी नौकरी है और वो सना के साथ खुशो खुरम जिंदगी गुजार रहे हैं। पता नहीं फिर क्या हुआ, क्या हालात बन गए। सना के दिल में क्या समाई कि उसने अपने भाइयों को खत लिखा कि मैं आदिल के साथ खुश नहीं हूं, मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती, जबकि उसने मुझे जबरदस्ती रखा हुआ है। सना के भाइयों ने पुलिस से राब्ता किया, जिसकी वजह से आदिल और सना भाभी पर केस बन गया। लेकिन चूंकि उन दिनों भाभी उम्मीद से थी, इस तरह वो अपने बिछाए हुए जाल में फंस गई। यूं मियां बीवी दोनों को ही पुलिस पकड़ कर ले गई और उनको जेल हो गई। हालांकि आदिल भाई के पास रहते हुए सना को किसी किस्म की तकलीफ नहीं थी और वो साल भर से भाई के पास रह रही थी। जेल में सना की बेटी पैदा हुई। नाम उन्होंने महक रखा। वो बहुत खूबसूरत बच्ची थी। कुछ दिनों तक केस चलता रहा। सूरत हाल के पेशे नजर बिलाखिर आदिल ने बीवी को तलाक दे दी। इस वाकये ने मेरे भाई को ऐसा दिल बर्दाश्ता किया कि वो कराची की सर्विस को खैर बात कहकर हमारे पास लौट आए और वालिदैन से माफी मांगी। उन्होंने बेटे को माफ कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी खुशी से आदिल की शादी नाइमा से कर दी। शादी के बाद आदिल भाई सना को भूल गए। नाइमा बहुत समझदार लड़की थी। उसने उन्हें इज्जत, प्यार, एतमाद, खुशी दी और उनकी खिदमत भी करती थी। वो एक मिसाली शरीके हयात साबित हुई। 12 साल में एक बार भी उनका आदिल से झगड़ा नहीं हुआ। इस दौरान उनके यहाँ 4 बच्चों ने जन्म लिया। आदिल और नाइमा अपने बच्चों में मगन खुशगवार जिंदगी जी रहे थे कि अचानक 12 साल बाद उनकी जिंदगी में बौछार आ गया। सना के भाइयों का खत आया कि महक अपने बाप के पास रहना चाहती है, लिहाजा आप अपनी बेटी को ले जाएं। खत मिलते ही आदिल भाई बहुत डिस्टर्ब हो गए। नाइमा भाभी भी परेशान हुई। बहरहाल उन्होंने खुद को संभाला और शौहर से कहा, जाओ और जाकर अपनी बेटी को घर ले आओ। मुझे उसके यहां आने पर कोई एतराज नहीं है। बीवी की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलते ही आदिल की जान में जान आई और वो बेटी को लेने कराची चले गए। महक गोया तैयार बैठी थी, बाप के साथ आ गई। वो जब यहां आई तो हम सब खुश थे, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर के लिए नहीं थी। वो सिर्फ 1 माह हमारे साथ रही, फिर उसने वापस जाने की जिद शुरू कर दी। वो खुद भी बहुत परेशान रहती थी और हमें भी परेशान रखती थी। आखिरकार आदिल भाई ने फैसला किया कि महक को उसके ननिहाल वालों को वापस कर देना चाहिए। जब बच्ची ही यहां खुश नहीं है तो उसको जबरदस्ती रखने का क्या फायदा है। ननिहाल जाने के कुछ दिनों बाद ही महक ने खत लिखा कि वो खैरियत से पहुंच गई है और हम लोग उसे बहुत याद आते हैं। वो अब हमको खत लिखती कि मुझे आप लोगों के पास आना है। मैं अम्मी के लिए उदास हो गई थी, इसलिए यहां वापस आ गई थी,
لیکن اب میں آپ لوگوں کے لیے اداس ہو گئی ہوں۔ بالآخر ایک بار پھر امی جان کو رحم آ گیا۔ انہوں نے عادل سے کہا، بیٹے جاؤ اور جا کر میری پوتی کو لے آؤ۔ تب میرے بھائی نے جواب دیا، ٹھیک ہے امی، میں آپ کے کہنے سے اسے لے آتا ہوں۔ اگر وہ اب کی بار بھی نہ رہی تو اس کے بعد میں اس کو لینے کبھی نہیں جاؤں گا۔ مہک ایک بار پھر ہمارے گھر آ گئی۔ وہ بہت خوش تھے، کہتی تھی کہ مومانی بہت تنگ رکھتی ہیں۔ امی تو مجھ سے کبھی کبھی ہی ملنے ماموں کے گھر آتی ہیں، میں اب وہاں نہیں رہوں گی، کیونکہ نانی جان جو مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں فوت ہو گئی ہیں۔ میں اب ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی۔ اس بار وہ 2 ماہ بہت سکون اور بڑے آرام سے رہی۔ ہم نے بھی سوچا چلو اسے عقل آ گئی ہے اور اس نے ہم سے دل لگا لیا ہے۔ ہم کب چاہتے تھے کہ یہ ہمارے گھر سے جائے۔ وہ ہمارے بھائی کی بیٹی تھی، ہماری اپنی تھی، اور کس کا دل چاہتا ہے کہ اپنوں سے جدا رہے۔ دراصل وہ ایک نادان بچی تھی اور اس کے سب فیصلے جذباتی تھے۔ وہ جتنی جلدی آنے کی کرتی تھی اتنی ہی جلدی اسے واپس جانے کی پڑ جاتی تھی، جیسے 2 محبتوں کے بیچ تقسیم ہو گئی ہو۔ اب وہ 2 کشتیوں کے سوار تھے، کبھی باپ اور اس کے رشتہ داروں کی محبت کشش کرتی تو کبھی ماں کا پیار اسے اپنی جانب کھینچ لیتا تھا۔ جب تک اس نے باپ کو نہیں دیکھا تھا والد کی شفقت سے ناآشنا تھی، بے خبر تھی کہ ددیال والوں کی چاہت کیا ہوتی ہے۔ لیکن اب وہ جان چکی تھی کہ انسان رشتوں کے بغیر نامکمل رہتا ہے۔ تبھی وہ دادا دادی، پھوپھیوں اور تایا چاچی کی محبت کی بھی متلاشی تھی۔ اب وہ ہمارے درمیان رہ کر سکون محسوس کرتی تھی۔ 2 ماہ گزرے تھے کہ ایک دن اس کی ماں کا فون آ گیا۔ جانے کیا باتیں ہوئی، فون رکھتے ہی مہک اداس ہو گئی، پریشان رہنے لگی، اور پھر اس نے رٹ لگا دی کہ مجھے ماموں کے گھر جانا ہے، امی مجھے یاد کرتی ہیں، وہ دکھی ہیں، میں نے وہاں جانا ہے۔ یہ صورتحال بھائی کو قبول نہیں تھی۔ وہ بار بار اپنے سابقہ سسرال نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن یہ سچ ہے، اولاد کی محبت میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ وہ مہک کے لیے جانے پر مجبور تھے۔ بہرحال بیٹی کی خاطر جانا پڑا کہ اولاد چیز ہی ایسی ہوتی ہے۔ مہک کی ضد سے مجبور ہو کر جب وہ اسے ماموں کے گھر چھوڑنے گئے تو وہاں ثنا بھی اپنے دوسرے خامد اور بچوں کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ ان لوگوں سے جب بھائی کا سامنا ہوا تو عادل کے دل کو سخت ٹھیس پہنچی۔ ان کو گزرا زمانہ یاد آ گیا اور وہ بہت دل گرفتہ لوٹ کر آ گئے۔ تبھی قسم کھائی کہ وہ بیٹی کو فراموش کر دیں گے، لیکن اب لوٹ کر دوبارہ وہاں نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد مہک نے کئی خط لکھے اور فون بھی کیے، لیکن عادل پھر وہاں نہیں گئے۔ بھائی نے تو اپنے بچوں میں دل لگا لیا اور ثنا بھی اپنے خامد اور 3 بچوں کے ہمراہ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے۔ دکھ تو مہک کو ملا، وہ رشتوں کے 2 حصوں میں بٹی تو اس کی زندگی تباہ ہو گئی۔ ایسے والدین کیا جانے کہ ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے ان کے بچوں کو کس قدر نقصان پہنچتا ہے۔ کاش بڑے ایسی غلطیاں نہ کریں جس سے ان کے بچوں کی شخصیت ٹوٹ پھوٹ کر ادھوری رہ جائے۔ ان کو جان لینا چاہیے کہ رشتے ٹوٹ جانا کھیل نہیں۔ اس طرح معصوم بچوں پر ان کی محبتوں اور نفرتوں سے کتنا برا اثر پڑتا ہے۔ شاید کچھ لوگ پیدا ہی بے وفا فطرت لے کر ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو نہ اولاد کی پرواہ ہوتی ہے اور نہ ہی ماں باپ کی اور نہ ہی اپنی عزت کی۔ آج بھی میں اس سوال کا جواب نہیں پا سکی کہ مہک بھی تو اسی ماں کی بیٹی تھی، اس کو ہم نے کتنا سمجھایا تھا، پھر بھی اس نے ہماری محبت کا یہ صلہ دیا کہ اپنے ابو کا دل دکھا کر چلی گئی۔ ہاں سچ ہے کہ جانے والے چلے جاتے ہیں، ان کو کسی کی صدا، کوئی محبت بھری پکار نہیں روک سکتے۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی جو کہ بے وفا فطرت پر تھی۔ ہمارے درمیان بہت سے رشتے بے وفا فطرت اور
खुद गर्ज फितरत के मालिक होते हैं। बहरहाल शादी के बाद जिंदगी बहुत बदल जाती है। कम से कम अपना नहीं तो अपनी औलाद का जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि जब दो रिश्ते अलग होते हैं तो बीच में तीसरा रिश्ता बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, जो कि औलाद होती है। इसलिए खुद से ज्यादा अपनी औलाद की फिक्र करें कि उनका मुस्तकबिल कैसा होगा। आपकी किन बातों की वजह से आपकी औलाद पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी औलाद के बारे में जरूर सोचा करें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर किया करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलीजा कमल को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।